हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 7 चल रही है। ठीक है, ये 7वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको परसेंटेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अभी ये आपका परसेंटेज का लेवल 2 शुरू हो चुका है। ये लेवल 2 का सेकंड वीडियो बोल सकते हैं और ये पार्ट 7 है। ठीक है, ये 7वां पार्ट है और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका हो गया आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या फिर आपको कैट मैट जैट के एग्जामिनेशन का अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, वहां पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हो। और मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है और जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप वहां से जाके मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? प्रवीण गोज टू ए शॉप टू बाय अ सोफा सेट कॉस्टिंग 13,080 rupees. The rate of sale tax is 10%. She tells the shopkeeper to reduce the price of the sofa set to such an extent that she has to pay 13,080 inclusive of sales tax. Find the percentage reduction needed in the price of the sofa set to just satisfy her requirement. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। प्रवीण सोफा सेट खरीदने जाती है शॉप में। ठीक है, और वो सोफा उसको कितना पड़ रहा है? 13,080 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसमें सेल टैक्स भी लगेगा 10% का। अब उसने क्या बोला शॉपकीपर से कि भाई इसको कुछ रिड्यूस कर दो इसके प्राइस को, और एक काम करो मुझे 13,080 रुपए में ही सेल टैक्स के साथ ये सोफा सेट मुझे दे दो। तो पूछा जा रहा है आपसे कितना का वो रिडक्शन करेगा उसके प्राइस में। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन नीडेड टू द प्राइस ऑफ द सोफा सेट जस्ट सेटिस्फाई हर रिक्वायरमेंट की 13,080 रुपए में उसको 10% सेल टैक्स के साथ वो मिल जाए, तो कितना वो रिडक्शन करेगा, यही चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो वो क्या चाह रही है कि आप सेल टैक्स लगा के, मतलब 13,080 रुपए में ही आप मुझे सेल टैक्स लगा के दो। कितना? 10% का सेल टैक्स लगा के मुझे दे दो। सेल टैक्स लगा रहे तो मतलब क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितने से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा? ठीक है, इसके प्राइस को कितने से रिड्यूस करना पड़ेगा कि 10% अगर मैं उसको मैं सेल टैक्स लगा दूं तो 13,080 रुपए में हो जाना चाहिए। तो देखिए 10% लिखा हुआ है, तो 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है 1/10 से। तो इसको अगर मैं बोलता हूँ एन, और ये कितना आपको डी, अगर ये एन बाई डी से अगर इंक्रीज कर रहा है तो कितने से इसको डिक्रीज करना पड़ेगा? तो एन अपॉन एन प्लस डी से इसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा इसके प्राइस में, तब जाके वो 10% उसमें सेल टैक्स लगाएगा तो उसको 13,080 रुपए में बेच पाएगा। ठीक है, तो एन कितना आपको 1 है, और 1 बटे में कितना हो जाएगा? 10+1 दैट इज 11। ये कितना हो गया आपको? 9.09%। इतना का आपको क्या करना पड़ेगा? सोफे में रिडक्शन करना पड़ेगा शॉपकीपर को, तब जाके 13,080 रुपए में सेल टैक्स के साथ आपको वो सोफा सेट दे पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ गए होगे इस सवाल को? चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? द प्राइस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट वाज रेज्ड बाय 20% इन इंडिया। द कंजम्पशन ऑफ द सेम आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 टन्स टू 440 टन्स। बाय हाउ मच परसेंट विल द एक्सपेंडिचर ऑन द आर्टिकल राइज इन द इंडियन इकोनॉमी? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्टेन प्रोडक्ट है जिसमें भारत में 20% से उसका क्या हो प्राइस इंक्रीज हो गया। अब कंजम्पशन भी क्या करते हैं ना, कंजम्पशन भी लोग इंक्रीज कर दिए। क्या कर दिए? 400 टन पहले खाते थे, रेट बढ़ने के बावजूद उन्होंने 440 टन अब खाना शुरू कर दिया। ठीक है, कंजम्पशन भी क्या हो गया आपका? बढ़ गया।
तो पूछा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर उस आर्टिकल का कितना राइज हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि एक्सपेंडिचर हुआ क्या, एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर भाई साहब होता है कि जो आपका प्राइस पड़ रहा है, ठीक है, इनटू क्या हो जाता है आपका कंजम्पशन, यही होता है कंजम्पशन। ठीक है, कितना खर्च हो रहा है उस सामान पे, तो कितना प्राइस है उसका और कितना आप उसको कंज्यूम कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्या बोला गया कि प्राइस जो है 20% से क्या हो गया, रेज हो गया। मतलब 20% से हमने इसको क्या कर दिया, रेज कर दिया है। ठीक है, प्राइस क्या हो गया, रेज हो गया। अब कंजम्पशन क्या हो गया कि पहले लोग 400 टन खा रहे थे ना, अब उसको कितना खा रहे हैं, वो 440 टन खा ले रहे हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन भी क्या हो गया मेरा, इंक्रीज कर गया। कंजम्पशन भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो कितने प्रतिशत से इंक्रीज किया, तो कितना से इंक्रीज किया, आपको 40 से इंक्रीज किया, कितने में, 400 में। इंटू क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, तो ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 10% से उन्होंने क्या कर दिया, कंजम्पशन को भी इंक्रीज कर लिया है, यही चीज बोल रहा है। तो अब देखिए इधर भी इंक्रीज हो रहा है 20% से, इधर भी 10% से क्या हो रहा है, आपको इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये सब बात है, आपको एक्सपेंडिचर में भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, होगा ना, इंक्रीज ही होगा। तो कितने से इंक्रीज होगा, तो करना कुछ भी नहीं है, करना यही है कि यहाँ 20% और 10% जो है ना, इन दोनों का आप क्या कर लो, सक्सेसिव ले लो, तो आपका हो जाएगा। तो चलिए इसका सक्सेसिव ले लेते हैं। तो 20% को कितना फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 20% को आप लिख सकते हो 1/5 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और 10% को कितना लिख सकते हो, 1/10 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 5 से 6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको, 66 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, चाहे तो काट भी सकते थे, अब काटा नहीं है तो रहने दो। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो 16 का डिफरेंस है, कितने में आपको, 50 में। इंटू क्या कर लोगे, 100 कर लोगे, ये कितने से चला जाएगा आपको, 2 से चला जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा आपको 32%। मतलब एक्सपेंडिचर में कितने से इंक्रीमेंट हो गया हमारा, खर्च में, भारतीय इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कितने से इंक्रीमेंट हो गया, 32% से हो गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। क्लियर है बात, समझ पा रही है ये वाली। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर समन न्यू scored 65% in English and 82% in history. What is the minimum percent he should score in sociology, which is out of 50 marks, if the English and history were 100 marks? ठीक है, each, if he aims at getting 78% overall. ठीक है, एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो रहा है, सवाल को समझ लेते हैं पहले। एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें क्या हुआ कि लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन है, समन्यु जो है वो 65% इंग्लिश में लाया, 82% 82% किस में लाया, हिस्ट्री में लाया। तो सोशियोलॉजी में कितना कम से कम उसको मिनिमम परसेंट लाना होगा, जिससे कि उसको ओवरऑल कितना हो जाए परसेंटेज, 78% हो जाए। जहां पर ये चीज देखा जा रहा है कि अंग्रेजी भी आपको 100 मार्क्स का था और हिस्ट्री भी कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, लेकिन सोशियोलॉजी जो है ना आपको 50 मार्क्स का है। समझ गए होगे सवाल को। ठीक है, तो 100 मार्क्स का अगर आपका इंग्लिश है और हिस्ट्री है, तो इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स आए होंगे, 65 आए होंगे। हिस्ट्री में कितने आ गए होंगे, क्यों, 82 आए होंगे, है ना। तो 82% है तो 82 आए होंगे। ठीक है, और मान लीजिए उसने सोशियोलॉजी में एस लाया। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, ये 50 मार्क्स है, ये सब 100 मार्क्स के, तो ये हो जाएंगे आपको 250, और इंटू क्या कर लोगे आप, 100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपको कितना, 78%। यही आना चाहिए ना मुझे, 78% आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएगा, और प्लस में आपका एस रहेगा ही, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 250। ठीक है, और इज इक्वल टू जगह 78, अब बटे में आ जाएगा आपको 100, ये गया ये गया। ठीक है, और ये जगह 5 से चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 2 से चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 और 9 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग 147 प्लस एस इज इक्वल टू 39 इंटू 5, कितना हो जाना चाहिए, 5 9 45 हो जाएगा, और ये जब 5 3 15 4 19 हो जाएगा। समझ गए। और एस इज इक्वल टू सोशियोलॉजी में इसको मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे, इसको 47 अगर इधर लेते आते 147, तो ये हो जाएगा आपको 8, और ये हो जाएगा आपको कितना, 48। ठीक है, कितना हो जाएगा सोशियोलॉजी में, 48।
ठीक है। तो सोशियोलॉजी में उसको कितना लाना, 48 लाना। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रतिशत पूछा जा रहा है, मिनिमम परसेंट। तो कितना लाना है उसको, 48 लाना है। कितने में लाना है, 50 में लाना है। इंटू क्या कर लोगे, 100 कर लोगे। ये आपको कट जाएगा ना, ये 2 से चला जाएगा और ये आ जाएगा 48 इंटू 2, दैट इज 96%। तो उसको 96% किस में लाना पड़ेगा, सोशियोलॉजी में लाना पड़ेगा। समझ गए इस सवाल को ना। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल में क्या है कि किंग दशरथा at his 11th hour called his three queens and distributed his gold in the following way. He gave 50% of his wealth to his first wife, 50% of his rest of his second wife, and again 50% of rest to his third wife. If their combined share is 1,30,900 kilogram of gold, then find the quantity of gold King Dasratha was having initially. ठीक है, समझिए सवाल को। दशरथा जो है ना, किंग जो दशरथ है हमारे राजा दशरथ, वो 11th आवर है, मतलब अपने अंतिम समय में जब वो मरने वाले थे, अपने तीनों क्वींस को बुलाया, तीनों रानियों को बुलाया। उसने क्या किया, पहले वाली वाइफ को 50% दिया, जितना था उसका 50% दे दिया, 50%। अब जो बच गया वो सेकंड वाली वाइफ को 50% दिया। उसमें से जो बच गया वो तीसरी वाली को 50% दे दिया। अब जो इनका शेयर जो हुआ, तीनों बीवियों का जो शेयर हुआ, वो कितने के बराबर है आपको, 1,30,900 किलोग्राम्स के गोल्ड के बराबर है। ठीक है, तो बताइए कि दशरथा के पास कितना था गोल्ड, क्वांटिटी कितनी थी गोल्ड की एट द स्टार्टिंग, बांटने से पहले। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि दशरथ जी के पास जो है ना, वो आपको 8,000 था, 8,000 किलोग्राम था। कितना था, 8,000 किलोग्राम था। मैंने माना है, इतना था नहीं, अभी अब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, 8,000 मैंने मान लिया। ठीक है, अपने अंतिम समय में तीनों बीवियों को बुलाया और पहले वाली वाइफ को क्या किया, उसने 50% दे दिया। तो 50% दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट वाली वाइफ को दे दिया कितना, 4,000। 50% के 4,000 की केजी दे दिया। अब कितने बच गए दशरथ जी के पास, अब दशरथ जी के पास बच गए 4,000। ठीक है, 4,000 बच गए। अब इसमें से आधा जो है ना सेकंड वाली को दे दिया, सेकंड वाली वाइफ को इसका आधा दे दिया, तो कितना दे देंगे वो, ये दे देंगे उनको 2,000। 50% दिया उसको भी। ठीक है, इसको भी 50% दिया और रिमेनिंग में से फिर से इसको भी कितना दिया आपको, 50% दिया। समझ गए, इसको भी 50% दे दिया। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद कितना बच गया यहाँ पे, अब इनके पास बच गया कितना, 2,000। ठीक है, कितना बच गया, 2,000 बच गया। अब इस 2,000 में से तीसरे वाली को 50% देंगे, तो ये हो गया आपको थर्ड वाला। ठीक है, तीसरे वाले को 50% दिया, ये कितना हो जाएगा आपको, 1,000। 1,000 इनको दे दिया। अब रिमेनिंग जो इनके पास बच गया कितना बच जाएगा, 1,000 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन रिमेनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जो हमने उनको दिया, जो शेयर आया वो शेयर से हमें मतलब है। शेयर ही है ना, 1,30,900 के बराबर। मतलब कि 4, 5, 6 और 7, तो मतलब 7,000 जो है ना, वो कितने के बराबर है आपको, 1 बराबर है आपको 1,30,900। 1,30,900 के बराबर है। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, 8,000 का निकालना है। तो 8,000 कितने के बराबर हो जाएगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। 8,000 हो जाएगा आपको 1,30,900 बटे में आ जाएगा आपको 7,000 इंटू क्या आ जाएगा आपको 8,000। ठीक है, 3,030 तो यहीं से चला जाएगा। 7 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 7 से सारा डिवाइड वाइड करके आपको जो आंसर आता है वो आता है आपको 1,49,600। तो इतना केजी के आपको दशरथ जी के पास स्टार्टिंग में था देने से पहले। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपको करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ स्वानसी इंक्रीजेज विथ अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 8% पर एनम, but due to immigration there is a further increase of population by 1%. However, this 1% increase in population is to be calculated on the population after 8% increase and not on the previous year population. ठीक है, find what will be the percentage increase in the population after 1 years 2 years, sorry, so 2 years. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, द स्वानसी एक जगह है
जहां पर आपको यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, आपको उसका पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, जनसंख्या कैसे कर रहा है वो 8% पर एनम के हिसाब से। और उसमें क्या हो रहा है, इमिग्रेशन भी हो रहा है, कहीं से लोग आ जा रहे हैं वहां पे भी, जिसकी वजह से फर्दर और उसमें इंक्रीज हो रहा है कितने का, 1% का। ठीक है, फर्दर जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, आपको 1% और इंक्रीज हो रहा है। और however this 1% increase in the population is to be calculated on the population after 8% increase and not on the previous years calculation। मतलब क्या है कि जो आप 1% जो पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करोगे, वो जो 8% हो जाएगा ना, उसके बाद उस पर हो रहा है 1% का। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि 2 साल के बाद वहां का पॉपुलेशन कितने प्रतिशत से इंक्रीज किया। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि 8% हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या निकालना, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना, और कुछ नहीं करना है। तो ये 8% हो गया, और ये कितना हो जाएगा, आपको 1% से इंक्रीज हो रहा है इमिग्रेशन के कारण। तो 8% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8/100। ठीक है, इतना लिखोगे, फिर इसको और अगर हम काटते हैं तो 2 में क्या हो जाएगा आपका, 2/25 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और 1% को क्या लिखोगे, 1/100 से क्या हो रहा है, आपको इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हमको क्या निकालना है, सक्सेसिव निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 25 से कितना हो जा रहा है, ये 25 से हो जा रहा है आपको 27। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 100 से क्या हो जाएगा, आपको 101। ठीक है, फिर उसके बाद हो रहा है आपको 25 से 27, 2 साल का हमें देखना है। और 100 से क्या हो जाएगा फिर आपको 101। समझ पा रहे हैं, 100 से क्या होगा, एक से इंक्रीज किया, दैट इज 101। ठीक है, यही होगा, 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 साल का हमें चेक करना। अब सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 625, 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 74, ये आ जाएगा आपको 7436,529, 36529। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको आ जाएगा, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6529 लिख लिया हमने। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 8। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एक एक 118,56529। ठीक है, इसको डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 62540 इंटू 100। इससे क्या आ जाएगा, हमारा प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे, 18.98% क्या आ जाएगा इसका, डिवाइड करने के बाद आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अब अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, 10% ऑफ मेक्सिको पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू साउथ एशिया, 10% of the remaining migrated to America, and 10% of the rest migrated to Australia. If the female population which was left in Mexico remained only 3,64,500, find the population of Mexico City before the migration and its effect it if it is given that before the migration the female population was half the male population and this ratio did not change after the migration। ठीक है, देखिए सवाल को सबसे पहले समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में क्या बोल रहा है कि 10% जो मेक्सिको का पॉपुलेशन है ना, वो कहाँ माइग्रेट हो गया, आपको साउथ एशिया में माइग्रेट हो गया। ठीक है, अब जो बच गया वो कहाँ माइग्रेट हो गया, आपको 10% अमेरिका, उसके बाद जो बच गया वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो गए, वो भी 10% है। ठीक है, अब जो फीमेल पॉपुलेशन वहां पे जो लेफ्ट हो गया मेक्सिको में, वो कितना हो गया आपको, 3,64,500। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि रिमेन्ड ओनली 3,64,500। अब मुझे मेक्सिको सिटी का माइग्रेशन से पहले पॉपुलेशन क्या था, ये चीज हमें बताना है। जबकि ये चीज हमें पता है कि फीमेल का जो पॉपुलेशन है ना, माइग्रेशन से के बाद, वो क्या है, आपको आधा है मेल के पॉपुलेशन से। मतलब फीमेल का जो पॉपुलेशन है वो क्या आपको मेल से आधा है। ठीक है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि मेल का जो पॉपुलेशन होगा 2 ऑफ फीमेल होगा, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो। अब क्या बोल रहा है कि पहले भी वही था और बाद में भी वही है, माइग्रेशन के से पहले भी वही था, यही रेशियो था। ठीक है, और माइग्रेशन के बाद भी यही रेशियो है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व किया जाए। 10% से क्या हो रहा है आपका, मेक्सिको में 10% से माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं मानता हूँ कि मेक्सिको का जो पॉपुलेशन है वो मैंने मान लिया कितना, 10,000 है।
स्टार्टिंग में कितना मैक्सिको में 10,000 लोग रहते हैं। अब उसमें से क्या बोला गया कि 10% लोग कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए। तो 10% लोग कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए। तो 1,000 होगा 10,000 का। अब कितने बच गए यहाँ पे, अब यहाँ पे बच गए भाई साहब 9,000 लोग बच गए। ठीक है, अब इस 9,000 में से 10% कहाँ चल जाएंगे, 10% जा रहे हैं ये लोग अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जा रहे हैं 10%, 10% इसका कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, 10% वही होगा ना इसका, 900 हो जाएगा। ठीक है, 900 क्या चले गए आपको, अमेरिका चले गए। अब जब 900 लोग चले गए, तब यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 8100 बच जाएंगे। ठीक है, अब ये 8100 के 10% वो कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, वो सब जा रहे हैं आपको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इसका 10% कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा 810। अब जब 810 इधर चले गए, तब कितना बच जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर आपको बच जाएंगे 7290। अब कितने रिमेनिंग हो गए, 7290 हो गए। अब ये जो है आपको, वो किसका आपको पॉपुलेशन है, फीमेल के पॉपुलेशन के क्या आपको बराबर है। यही चीज बोला जा रहा है ना, जो पॉपुलेशन है आपको यहाँ पे 364 ये क्या आपको फीमेल पॉपुलेशन के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मेल पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, 2 और फीमेल का पॉपुलेशन होना चाहिए। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि मेल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है लिखिए 2 इंटू 364 500। इतने क्या होना चाहिए, मेल का पॉपुलेशन बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक। हमें किसका निकालना, 10,000 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 364 500 क्या हो गया, फीमेल का पॉपुलेशन है। लेकिन ये जो 7290 जो है, क्या हो जाएगा आपका टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि 7290 जो होगा आपको 3 हो जाएगा। ये दो तो आपको मेल का और एक किसका आपको फीमेल का है। तो 3 इंटू क्या लिख लेंगे हम लोग, 364 500 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना, 10,000 का वैल्यू निकालना। तो 10,000 कितने बराबर हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा आपको 3 इंटू 364 500 बटे में क्या लिख लोगे यहाँ पे 7290 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो गया आपको 10,000। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 150 और कितना हो जाएगा आपका 1,50,000 सॉरी 15 लाख यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपको, 15 लाख क्या हो जाएंगे, उस मेक्सिको में क्या था आपका पॉपुलेशन था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए होगे इस सवाल को। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, मालती हैज एम rupees with her and her friend Chinky has C rupees with her. Malti spends 12% of her money and Chinky also spends the same amount as Malti did. What percentage of her money did Chinky spend? ठीक है, मालती के पास m रुपीज है, समझिएगा इस चीज को। मालती के पास कितना पैसा है, रुपीज m है। ठीक है, एंड हर फ्रेंड चिंकी, चिंकी के पास कितना है, चिंकी के पास रुपीज है आपको सी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मालती स्पेंड्स 12% ऑफ हर मनी। मालती ने क्या किया, इसका 12%, मतलब एम का 12%, जो मनी उसके पास एम मनी था उसका 12% उसने खर्च कर दिए। चिंकी ऑल्सो स्पेंड द सेम अमाउंट, चिंकी ने भी ऑल्सो जितना मालती ने खर्च किया था ना, उतना ही चिंकी ने भी क्या कर दिया, खर्च कर दिया। मतलब उसने भी 12% ऑफ एम उसने भी खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मनी डिड चिंकी स्पेंड। तो चिंकी ने अपने ही कितने, अपने मनी का ही कितना प्रतिशत उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो उसने स्पेंड कितना किया, 12% ऑफ एम। तो हम बोल सकते हैं 12/100 ऑफ एम। टोटल चिंकी के पास कितने पैसे हैं, सी पैसे हैं। प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 m बटे में क्या लिख लेंगे, 100 इंटू सी इंटू 100। ये 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और ये कितना हो जाएगा 12 m बटे में सी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन अ विलेज कंसिस्टिंग ऑफ p persons, x% can read and write, of the males alone y% and of the females alone z% can read and write. Find the number of males in the village in terms of p, x, y and z if z is smaller than y.
ठीक है, देखो सवाल समझ लो। एक विलेज है जिसमें पी लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? पी लोग रहते हैं। ठीक है, अब उसमें से X% क्या करते हैं? आपको पढ़ते हैं और लिखते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मेल जितने भी है ना उस विलेज में, उसका Y% क्या करते हैं? लिखते हैं और पढ़ते हैं। और Z% क्या करते हैं? महिलाएं, Z% जो महिलाएं हैं वो भी लिखती है और पढ़ती है। तो हमें क्या बताना है? यहाँ पे मेल बताना है, कितने मेल्स हैं उस विलेज में। पूरे मतलब अनपढ़ गंवार सब मिला के, अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों मिला के मेल्स बताने हैं मुझे। और किसके रिस्पेक्ट में आना चाहिए आपको? पी एक्स वाई के क्या आना चाहिए आपको? रिस्पेक्ट में आना चाहिए। पी एक्स वाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मेल्स हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको वाई जो है जेड से क्या आपको बड़ा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ गए सवाल को? अब देखो एक चीज यहाँ पे समझ लो। अगर मैं बोलता हूँ कि उस गांव में जो मेल है वो कितना आपको एम है, मेल कितना आपको एम, मैंने मेल बोल दिया वहां पे। ठीक है, तो फीमेल कितना हो जाएगा? फीमेल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? फीमेल आपको हो जाएंगे P-M, क्योंकि P के आपको टोटल लोग हैं, है ना? P% कितने आपको टोटल है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो X% क्या आपको पढ़े लिखे हैं। अब क्या बोल रहा है कि मेल का जो Y% है ना वो क्या आपको पढ़ा लिखा है। तो मेल का Y% अगर मैं निकालता हूँ तो जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा है तो वो कितना हो जाएगा? Y% ऑफ मेल। मेल मैंने कितना माना है? M माना है। ठीक है, ये क्या आपको पढ़े लिखे हैं। अब क्या बोल रहा है उसके बाद कि Z% किसका? फीमेल का क्या है आपको पढ़ा लिखा? तो फीमेल यही ना, P-M है। ठीक है, ये क्या आपको पढ़ा लिखा है। अब क्या बोल रहा है कि P% टोटल है गांव में, जिसका X% क्या आपको टोटल पढ़ा लिखा? तो X/100 ऑफ P। P में क्या आपको मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है, ये क्या आपको पढ़ा लिखा? वो किसके बराबर होगा आपको? YM/100 के बराबर होगा। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा आपको? Z P-M बटे में कितना हो जाएगा आपको? 100 हो जाएगा, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 100 क्या हो गया आपका? कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हो गया आपको PX और यहाँ पर हो जाएगा आपको YM, प्लस में क्या होगा आपका? ZP-ZM। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अब ये एक काम करते हैं, हमें मेल निकालना है तो ZP को इधर लेते आते हैं। PX माइनस क्या लिखेंगे? यहाँ पे Z लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर M लिख लेंगे और Y माइनस क्या हो जाएगा आपको? Z हो जाएगा। क्लियर है? मुझे मेल निकालना तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P(x-z) और बटे में कितना हो जाएगा आपका? Y-z। तो हमारे नंबर ऑफ मेल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मेल्स हो गए P(x-z) और Y माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे Z हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे report issued by a commerce ministry, government of India, 30% of total FDI goes to Gujarat and 20% of these goes to rural areas. If the FDI in Gujarat which goes to urban areas is $72 a million dollar, MBA million dollar, then find the size of FDI in rural Andhra Pradesh which attracts 50% of the FDI that comes to Andhra Pradesh, which accounts for 20% of the total FDI. ठीक है, देखो समझो इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या बोल रहा है कि रिसेंट सर्वे में ये चीज हमें पता चला है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि 30% ऑफ टोटल एफडीआई, जितना एफडीआई आपको मिलता है पूरे सरकार, पूरे भारत के लिए सरकार को, उसका 30% कहाँ जा रहा है आपको? गुजरात में जा रहा है। ठीक है, एंड 20% ऑफ दिस गोज टू द रूरल एरिया। जो 30% आपको एफडीआई गुजरात को जा रहा है उसमें से 20% आप कहाँ पे दे देते हो? रूरल एरियाज में दे देते हो, गाँव में दे देते हो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ द एफडीआई इन गुजरात विच गोज टू अर्बन एरियाज, जो एफडीआई गुजरात में जा रहा है अर्बन एरियाज में, वो कितना आपको? इज $72 मिलियन। ठीक है, $72 मिलियन कहाँ जा रहा है आपको? अर्बन एरियाज में जा रहा है। देन फाइंड द साइज ऑफ एफडीआई इन रूरल आंध्र प्रदेश। तो हमें एफडीआई बताना है किसका? साइज ऑफ आंध्र प्रदेश का बताना है, रूरल एरियाज का, जो कि क्या है? विच अट्रैक्ट्स 50% ऑफ एफडीआई दैट कम्स टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो कि जितना एफडीआई आता है ना आंध्र प्रदेश को, उसका 50% कहाँ चला जा रहा है आपको? रूरल एरियाज में चला जा रहा है। ठीक है, और कितना आ रहा है आंध्र प्रदेश को? आंध्र प्रदेश को आता है आपको 20%, टोटल एफडीआई का 20% कहाँ चला जाता है आपको? आंध्र प्रदेश में चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? सवाल समझ गए? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए अगर मैं टोटल एफडीआई जो सरकार को मिल रहा है कितना, 1000 मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ टोटल जो सरकार एफडीआई हमारे देश में जो भी एफडीआई आ रहा हो कितना आ रहा है आपको, 1000 आ रहा है। अब उसको क्या कर रही है, उसका जो है 30% वो कहाँ दे रही है आपको, गुजरात में दे रही है। तो गुजरात को इसका 30% दे रही है, तो कितना दे रही होगी इसको, 300 दे रही होगी। ठीक है। और उसके बाद जो आगे का मैं भी इसमें बताता हूँ, 20% कहाँ चला जाता है आपको, आंध्र प्रदेश में जाता है। ठीक है, एपी में कितना जाता है, आंध्र प्रदेश में 20% जाता है। तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 200 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो हम गुजरात में 30% देते हैं, उसका 20% जो है ना वो कहाँ जाता है आपको, 20% जो है आपको वो जाता है आपको रूरल एरियाज में जाता है। ठीक है, रूरल, तो इसका 20% कितना हो जाएगा आपको, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 कहाँ चला गया आपको, 300 का 60 कहाँ चला गया आपको, रूरल में चला गया। तो अर्बन में ऑब्वियसली कितना आना चाहिए, अर्बन में आपको कितना आएगा, अर्बन में आएगा आपको 80%। तो 80% कितना हो जाएगा इसका, 240। 80% कितना आ जाएगा आपका इसका, 240। लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सवाल में कि जो अर्बन एरियाज में जा रहा है वो कितना आपको, $72 मिलियन है। मतलब ये जो 240 है वो कितने के बराबर है आपको, $72 मिलियन के बराबर है। ठीक है, $72 मिलियन है। ठीक है, उतना के क्या है आपको इक्वल है। तो हमें जो निकालना, वो क्या निकालना, हमें निकालना है कि फाइंड द साइज ऑफ एफडीआई इन रूरल आंध्र प्रदेश, जो कि कितना आपको 50% है। 50% कितना हो जाएगा इसका, रूरल में जो आ रहा है आपको आंध्र प्रदेश में, रूरल में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपको, 50% आ रहा है। तो 50% कितना हो जाएगा, 200 का 100। तो हमें 100 की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि 240 जो कितने के बराबर है आपको, 72 के बराबर है। ठीक है, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपको 72 बटे में 240, और इंटू क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, 100। ठीक है, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये कितने से चला गया आपको, 3 से चला गया, तो कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब $30 मिलियन आपको कहाँ दे रहे हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश के रूरल में दे रहे हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से हमारा करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? $30 मिलियन हम लोग कहाँ दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश में दे रहे हैं। और टोटल अगर एफडीआई निकालने की बात होती है, टोटल अगर एफडीआई निकालना है, तो टोटल एफडीआई आप कैसे निकाल लोगे, टोटल एफडीआई आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 100 तो आपने निकाल लिया, 100 कितने के बराबर होगा, 300 के, ये $30 मिलियन के बराबर होगा। तो 1000 कितने के बराबर होना चाहिए, 1000 हो जाएगा आपको, 1000 हो जाएगा आपको कितने के बराबर, $300 मिलियन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस चीज को? कितना होगा इसका, $30 मिलियन इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपना अगला सवाल भी देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। सवाल में क्या बोला जा रहा है, इफ इन द प्रीवियस क्वेश्चन द ग्रोथ इन साइज ऑफ एफडीआई फॉर द नेक्स्ट ईयर with respect to the previous year is 20%, then find the share of urban Maharashtra next year if 12% of the total FDI going to the Maharashtra went to urban areas, provided Maharashtra attracted only 10% of the total share of both years। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये भी सवाल है कि एफडीआई जो है नेक्स्ट ईयर में वो कितने से इंक्रीज कर जाएगा आपको, 20% से क्या होगा, इंक्रीज होगा पिछले वाले से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि शेयर बताना हमें अर्बन महाराष्ट्र का। ठीक है, अर्बन महाराष्ट्र क्या बताना हमें, शेयर बताना, जो कि कितना आपको 12% है। टोटल एफडीआई गोइंग टू, जितना आपको टोटल एफडीआई जा रहा है ना आपको महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सिर्फ जो है आपको 10% टोटल एफडीआई का महाराष्ट्र ले पा रहा है। ठीक है, जितना भी एफडीआई उसको मिलता है उसका 10% महाराष्ट्र के पास जा रहा है, और 12% उसका हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, अर्बन महाराष्ट्र में यूज कर रहे हैं। वही चीज हमें बताना है कि वो कितने के बराबर होगा। तो देखो, इससे पहले वाले सवाल में देख लेते हैं। इससे पहले वाले सवाल में कितना आपको 1000 एफडीआई मैंने माना था, और कितनी वैल्यू आई थी उसको, $300 मिलियन आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लेंगे हम लोग, $300 मिलियन के आपको है। ठीक है, अब क्या बोला है कि प्रीवियस ईयर से 20% क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में कितना, $300 मिलियन था। अब इससे कितना करेगा हमको, 20% इंक्रीज कर जाएगा। तो 20% इसका कितना होगा, 60 होगा। तो इस साल कितना हो गया आपको, $360 मिलियन आपका क्या है, आपको एफडीआई है। टोटल एफडीआई कितना, $360 मिलियन। अब क्या बोल रहा है कि इसका 10% जितना है, इसका 10% हम लोग किसको देते हैं, महाराष्ट्र को देते हैं। किसको देते हैं, महाराष्ट्र को। तो इसका 10% कितना हो जाएगा आपको, 36। यही बोल रहा है ना कि
अट्रैक्टेड ओनली 10% ऑफ द टोटल शेयर ऑफ बोथ ईयर्स। ठीक है, कितना देते हैं इसको, 36 देते हैं, 10% देते हैं तो कितना, $36 मिलियन देते हैं। ठीक है, अब उसका 12% वो कहाँ पे यूज करता है, अर्बन महाराष्ट्र में यूज करता है। तो हमें अर्बन का ही बताना है, तो अर्बन में कितना करता है वो, 12% करता है। तो 12% ऑफ कितना हो जाएगा आपको, 36। तो 12% 36 आ जाएगा आपको $4.32 मिलियन। तो अर्बन में महाराष्ट्र कितना यूज कर पाता है, $4.32 मिलियन ही यूज कर पाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ गए होगे इस सवाल को भी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो का PDF फॉर्मेट आपको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, तो at last दोस्तों, thank you so much for watching our video and best of luck for your future.